हेलो। आज के हमारे टॉपिक्स होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, यानी कि प्रेरण के द्वारा जो अपन चार्ज करते हैं किसी मेटल्स को, तो हम कैसे करेंगे, ये इसी के सब टॉपिक्स होंगे। चार्जिंग ऑफ टू स्पेयर्स बाय इंडक्शन, यानी कि दो गोलों को प्रेरण के द्वारा चार्ज कैसे किया जाएगा। इसी का एक सब टॉपिक क्या होगा कि मेटल स्पेयर्स, यानी कि धातु के गोलों को पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज प्रेरण के द्वारा कैसे किया जाए। और फिर हम पढ़ेंगे कूलॉम का नियम। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से। प्रेरण क्या होता है? देखो, मान लो मैं कोई एक ये रोड लेता हूँ, मेटल की रोड। इसमें क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या फिर मैं कहूँ फ्री चार्जेस होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इसके पास अगर मैं कोई चार्ज्ड बॉडी लेके आऊँ, जैसे कि हम ग्लास और कपड़े को रगड़ते हैं, ग्लास और कपड़े को रगड़ते हैं, सिल्क क्लॉथ को, तो ग्लास पे क्या आ जाता है? पॉजिटिव, और कपड़े पर नेगेटिव। तो पहले तो हमने इन दोनों में फ्रिक्शन किया, अब ग्लास में आ चुका है पॉजिटिव। तो ये जो ग्लास है फ्रिक्शन के बाद, ये मैं लेके जाता हूँ इसके पास, रोड के पास। ये है आपकी रोड। इस ग्लास को मैं इसके पास लेके जाता हूँ। अब इस रोड में ऑलरेडी कुछ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होंगे। तो जैसे ही मैं इस ग्लास के रोड को इस मेटल रोड के पास ले जाऊंगा, तो ये क्या है? पॉजिटिव। ये अट्रैक्ट किनको करेगा? नेगेटिव चार्ज को। तो ये क्या हो जाएगा? ये जैसे ग्लास के पॉजिटिव चार्ज है ना, और इस कंडक्टिंग रोड के, यानी मेटल रोड के पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसके पास तो क्या आ जाएंगे? नेगेटिव। और यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव प्रतिकर्षण करते हैं, तो दूसरी साइड क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। तो यही है ना, प्रेरण के द्वारा हम किसी कंडक्टर को अपन चार्ज करते हैं, उन पर आवेश लाते हैं। अब जैसे ही है ना, हम इस ग्लास रोड को दूर करेंगे ना, तो ये वापस इलेक्ट्रॉन्स आपस में जुड़ के न्यूट्रल हो जाएंगे। ये वापस जो चार्ज है ना दोनों, जैसे ही मैं इनको दूर करूंगा, जैसे ये ग्लास की रोड है ना, ये मैंने हटा दी, तो ये जो है ना, ये रोड, कंडक्टिंग रोड या मेटल रोड, इस पर जो माइनस पॉजिटिव और मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, ये आपस में जुड़ के न्यूट्रल हो जाते हैं, यानी कि उदासीन हो जाएंगे। तो मैं इससे क्या समझूंगा कि इंडक्शन क्या होता है, प्रेरण क्या होता है? कि किसी भी कंडक्टर को, यानी चालक को इलेक्ट्रीफाई करना, टेम्परेरी इलेक्ट्रीफाई करना, जिससे क्या है? अपोजिट चार्ज एक दूसरे के पास आ जाते हैं। ये देखो, अपोजिट है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। अपोजिट चार्ज तो एक दूसरे के पास आ जाएंगे, और सेम जो चार्ज है वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो इसे ही अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोलेंगे। अब ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ऐसे ही किन्हीं दो गोलों को मैं चार्ज करना चाहूँ, मान लीजिए ये दो गोले हैं बनाए मैंने, मेटल के गोले या कंडक्टर, ये दो गोले मैंने बनाए। अभी इन पर आवेशित चार्ज कुछ भी नहीं है, मतलब इनके अंदर चार्ज तो है लेकिन वो एक्साइटेड नहीं है, आवेशित नहीं है। अभी ये न्यूट्रल अवस्था में है, मतलब उदासीन अवस्था में है। अब मान लो मैं इन दोनों को पास में लेके आ गया, इन दोनों को मैंने इस तरह से टच कर दिया। अब इनके पास मैं एक ग्लास की रोड लेके जाऊंगा फ्रिक्शन के बाद, जिसमें क्या आ जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। अब
जैसे ही मैं इसके पास ले जाऊंगा तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या होंगे, आवेशित हो जाएंगे। और ये पॉजिटिव है तो इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और सेम चार्ज कहाँ चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे। अब ये दोनों टच है, अब मैं इनको अलग कर दूंगा। तो अलग करने पर क्या होगा, ये ग्लास की रोड मैंने हटाई नहीं है, अभी नहीं हटाई है, ये आपकी ग्लास की रोड ऐसे ही पड़ी है। तो इस गोले में तो क्या हो गए, नेगेटिव चार्ज, और इसमें क्या आ गए, पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से मैंने इनको अलग कर लिया। अब जैसे ही मैं इस ग्लास की रोड को हटा लूंगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, और इन दोनों को और दूर कर दूंगा। तो ये तो आपका गोला हो गया नेगेटिव चार्ज, और ये दूसरा गोला क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से हम दो गोलों को आवेशित कर सकते हैं किसी एक चार्ज्ड रोड को पास में ले जाकर। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी हम इस तरह से चार्ज करते हैं ना किसी बॉडी को, तो इनमें इन दोनों गोलों में इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे। मतलब मान लो यहाँ पे 10 नेगेटिव चार्ज है तो 10 ही पॉजिटिव चार्ज होंगे यहाँ पर। मतलब चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इस तरह के चार्जिंग मेथड में। मतलब कि चार्जिंग मेथड में आपका इक्वल, इंडक्शन मेथड में, प्रेरण के मेथड में आपका चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब अगर मेरे को केवल एक ही गोला या तो पॉजिटिव चार्ज करना हो या नेगेटिव चार्ज करना हो तो वो कैसे करूंगा, उसका भी अभी देख लेते हैं। जैसे कि एक गोला है, ये मेरे को इसको पूरे को पॉजिटिव चार्ज करना है। तो अभी तो इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज भी होंगे और नेगेटिव चार्ज भी होंगे। अब मेरे को पॉजिटिव चार्ज बनाना है इसको, तो मेरे को यहाँ पे रोड का चार्ज क्या होना चाहिए। मतलब कि अगर मैं इस रोड को पॉजिटिव चार्ज बनाऊं, मतलब मान लो यहाँ पे ग्लास रोड रूम है, ग्लास और क्लॉथ का मैंने घर्षण कराया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ग्लास रोड लिया जिस पर क्या आ गए, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव पॉजिटिव को तो अट्रैक्ट करेगा नहीं, ये करेगा नेगेटिव को अट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, और यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये चार्ज तो अट्रैक्ट तो नेगेटिव को कर रहा है, लेकिन मेरे को क्या है, पॉजिटिव चार्ज करना है इस गोले को। तो मैं यहाँ पे घर्षण के बाद प्लास्टिक की रोड लाता हूँ। प्लास्टिक की रोड पर कैसे चार्ज आते हैं, नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है तो इस गोले में इस साइड, इस रोड के साइड आ जाएंगे पॉजिटिव चार्ज, और इस साइड आ जाएंगे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव प्रतिकर्षण करेंगे। अब क्या होगा, मेरे को केवल पॉजिटिव चार्ज रखना है यहाँ पे। ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब इनको मैं बाहर कैसे निकालूंगा, देखो हमने है ना पिछली वीडियो में अर्थिंग का कॉन्सेप्ट देखा था। अगर मैं इस गोले में अर्थिंग कर दूं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, अर्थिंग कैसी होती है, इसको मैं जमीन में गाड़ दूंगा, वायर के थ्रू जमीन में यहाँ कोई एक मेटल प्लेट रख दूंगा और इस वायर को इस मेटल प्लेट से कनेक्ट कर दूंगा, ये आपका सरफेस है। तो इस तरह से आपकी अर्थिंग हो गई। अब यहाँ पर ये देखो प्लास्टिक की रोड है, इसके नेगेटिव चार्ज पड़े हैं, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज इन पॉजिटिव चार्ज को तो अपने पास ही रखेंगे, मतलब इनमें, इन दोनों में तो आकर्षण होता रहेगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये अर्थिंग के द्वारा जमीन में चले जाएंगे, ये सारे के सारे नेगेटिव चार्ज अर्थ में चले जाएंगे। तो आपका क्या हो गया, ये क्या बच गया, इस गोले में क्या बच गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो अर्थ में चले जाएंगे, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब मैं इस प्लास्टिक रोड को हटा लूंगा, ठीक है, तो इस गोले में क्या हो गए, सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज
आ गए। तो ये गोला क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, मतलब धनात्मक आवेशित हो चुका है। ऐसे ही देखो यहाँ पे मैंने ग्लास रोड रखा, तो ये क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव आ गए और यहाँ पे पॉजिटिव आ गए। तो ये क्या हो जाएंगे, किस तरह से होंगे ये, इस तरह से, जैसे ये ग्लास रोड है, ये पॉजिटिव और ये आपका इधर तो आएंगे नेगेटिव गोले के इस साइड, पॉजिटिव के साइड, और अपोजिट होंगे, सॉरी सेम चार्ज होंगे दूसरी साइड। अब मैं भी इसको अर्थ कर दूंगा, तो ये क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ये, तो ये नेगेटिव को तो अपनी ओर आकर्षित रखेगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो चले जाएंगे अर्थ में। तो ये किस तरह से बन जाएगा, ये पॉजिटिव है और ये गोला आपका पूरा क्या हो गया, नेगेटिव, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ में चले गए। तो अब मैं इसको हटा भी लूँ ग्लास रोड को, तो फिर आपके स्फेयर में, ये गोले में सारे चार्ज क्या हो गए, नेगेटिव। तो ये क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो इस तरह से हम अर्थिंग से भी किसी कंडक्टर को यानी चालक को अपन पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कर सकते हैं। तो आपका दो तरह से हो गया ना, एक तो टच करके, इस तरह से टच करके अपन ने किया था, यहाँ पे कोई चार्ज्ड बॉडी लेके आए इसके गोले के पास, मान लो ये पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएंगे और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएंगे। इन दोनों को अलग करने पर दोनों गोलों में क्या अलग अलग चार्ज होंगे, इसके पास वाले, इस ग्लास रोड के पास वाले तो नेगेटिव चार्ज होंगे और दूर वाले के पास होंगे पॉजिटिव। इसी तरह से बिना टच किए कैसे चार्ज करेंगे, मान लो मेरे को पॉजिटिव चार्ज करना है पूरे गोले पर, तो यहाँ पे नेगेटिव लेके आऊंगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएंगे इसके पास, और जो नेगेटिव है वो अर्थ के थ्रू नीचे चले जाएंगे। तो इस तरह से बिना टच किए मैं गोले को पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कर सकता हूँ, किसके द्वारा, अर्थिंग के द्वारा। और बिना अर्थिंग करनी है, टच करके करना है, यानी दो गोलों को मैं कांटेक्ट में लेके करूंगा, तो आपके इस तरह से चार्ज हो जाएंगे गोले। तो ये आपके दो मेथड हो गए चार्जिंग के। अब इसके बाद अपन करते हैं कुलोम का नियम। कुलोम का नियम क्या कहता है, अगर आपने 9th क्लास में ग्रेविटेशन में एक ये रूल पढ़ा होगा कि जैसे ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है दो द्रव्यमान के गुणनफल के, और प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। तो इससे मिलता जुलता ही कुलोम का नियम है। मान लो ये दो आपके चार्जेस है, एक ये और एक ये, यहाँ है चार्ज की वैल्यू Q1 और यहाँ है चार्ज की वैल्यू Q2। अब इन दोनों के बीच की दूरी क्या मान लूँ मैं, r। तो आपका कुलोम का नियम क्या कहता है कि जो इन दोनों पर जो फोर्स लग रहा है ना, इन चार्जेस पर फोर्स लग रहा है, वो आपका समानुपाती होगा चार्जेस के गुणनफल के। पहला पॉइंट तो ये, दूसरा पॉइंट क्या है, यह फोर्स इन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये और दूसरा पॉइंट ये। तो इन टोटल को मैं ऐड करूंगा, ऐड करने से मेरा मतलब कंबाइन करूंगा इनको, तो F बराबर क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी F समानुपाती किसके हो गया, Q1 Q2 अपॉन r² के। तो यही आपका कुलोम का नियम है, यानी कि वह बल, यानी कि वह आकर्षित या प्रतिकर्षित बल जो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती हो चार्ज के गुणनफल के, और व्युत्क्रमानुपाती हो उनके बीच की दूरी के वर्ग के। तो यही आपका कुलोम का नियम होता है। अब अगर मैं इस समानुपाती के साइन को हटाना चाहूंगा तो F बराबर क्या आ जाएगा, समानुपाती कांस्टेंट क्या आ जाएगा, K, Q1 Q2 अपॉन r²। अब K क्या होता है आपका,
के होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, यानी कि जो आपका फोर्स लग रहा है स्थिर वैद्युतिकी नियतांक, इसको क्या बोलेंगे, स्थिर वैद्युतिकी नियतांक। के हो गया आपका स्थिर वैद्युतिकी नियतांक। ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या होती है, के बराबर होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलोम -2। और अगर फॉर्मूले में देखूं तो के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट आपकी होती है, एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट आपका होता है परमिटिविटी, और इसकी वैल्यू होती है आपकी 9 × 10⁻⁻12 कूलोम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स और मीटर -2। ये होता है आपका एप्सिलॉन नॉट यानी कि परमिटिविटी। तो यहाँ से अगर मैं इस फॉर्मूले में इस फॉर्मूले में के की वैल्यू रखूं तो ये F बराबर कितना आ जाएगा, F बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका कूलोम का नियम। नेक्स्ट हम इस पर जो बेस्ट क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, वो 1-2 न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो आपकी बुक में दे रखे हैं, और इस कूलोम के नियम का वेक्टर फॉर्म भी देखेंगे कि इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे दिखाते हैं, या फिर अभी कर देखो कूलोम का नियम का वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलोम्स लॉ, मतलब कि सदिश निरूपण, कूलोम के नियम का सदिश निरूपण, कूलोम के नियम का सदिश निरूपण। देखो मान लो मैं 2 चार्ज लेता हूं, क्या, एक तो ले लेता हूं मैं Q1 पॉजिटिव ले लेता हूं, और यहां पर ले लेता हूं पॉजिटिव Q2। ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इन पर जो बल लग रहा है वो किस साइड लगेगा, इस साइड लगेगा, क्योंकि ये एक दोनों को प्रतिकर्षित लग रहे हैं। Q2 पर जो बल लग रहा है Q1 के कारण, Q2 पर Q1 के कारण जो बल लग रहा है वो इस डायरेक्शन पे होगा। ठीक है, और Q1 पर Q2 के कारण जो बल लग रहा है वो होगा इस डायरेक्शन में। तो ये ये क्या हो जाएगा, फोर्स 1-2 वेक्टर फॉर्म में, और ये हो जाएगा फोर्स 2-1 वेक्टर फॉर्म में। अब इन दोनों के बीच की जो दूरी है, ये दूरी, ये r है, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा r का, इस साइड ये क्या हो जाएगा r यूनिट वेक्टर 1-2, और ये इसका यूनिट वेक्टर इस साइड हो जाएगा जो होगा r यूनिट वेक्टर 2-1। अब बस इन दोनों के आप वैल्यूज निकाल लो, F12 और F21 के। तो F12 यहाँ से क्या आ जाएगा, F12 आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, और साथ में यूनिट वेक्टर साथ में लगता है, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर आ गया R12। अब यूनिट वेक्टर अगर मान लो वैल्यू निकालनी हो तो R12 की वैल्यू यहाँ पे R21 होगा, ये वाला। ठीक है, तो R21 अगर मेरे को R21 की वैल्यू निकालनी हो यूनिट वेक्टर की, तो ये क्या हो जाएगा R21 वेक्टर अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड। इस तरह से हम यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये ऐसे ही F21 की वैल्यू क्या आ जाएगी वेक्टर फॉर्म में, ये आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा R12 का यूनिट वेक्टर। और R12 यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, या इसमें R12 का वेक्टर अपॉन R का मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से हम वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या लिया, पॉजिटिव चार्ज लिया है मैंने यहाँ पे। इसी तरह से मैं नेगेटिव चार्ज लेना चाहूँ, मान लो ये चार्ज है पॉजिटिव Q1, ये चार्ज है नेगेटिव Q2। अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो इस पर जो फोर्स लगेगा इसके कारण वो तो हो जाएगा F12 इस Q2 की डायरेक्शन में, क्योंकि आकर्षित कर रहा है Q2, और इसका जो फोर्स हो जाएगा इसके कारण Q1 के कारण वो हो जाएगा F21 वेक्टर। और R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R वेक्टर 12 और इस डायरेक्शन में, और R2 Q2 पर जो है R की वैल्यू होगी वो होगी R यूनिट वेक्टर 21। इस तरह से n की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो इसके F12 क्या आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन आपका आ जाएगा ये R स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R21, और F21 क्या आ जाएगा माइनस Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और वेक्टर यूनिट क्या आ जाएगी 12। तो इस तरह फोर्स की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। अब देखो इन दोनों से अपन क्या रिलेशन निकाल सकते हैं। देखो फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे नेगेटिव आ रही है ना, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं आप एक दूसरे के अपोजिट चार्ज है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव क्या होगा नेगेटिव। तो इस तरह से आपकी वैल्यू निकल जाएगी, और ये क्या हो कहलाएगा वेक्टर फॉर्म कहलाएगा कूलॉम नियम का वेक्टर फॉर्म, यानी कि सदिश निरूपण। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, जितने भी आपके बुक्स में न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं इससे रिलेटेड एग्जांपल्स पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके बाद इसके न्यूमेरिकल ही पढ़ेंगे, कूलॉम लॉ के न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, कुछ 3-4 न्यूमेरिकल्स देखेंगे। धन्यवाद।